जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हमारी हिंदू लॉ की जो लीगल सीरीज चल रही है उसमें हम एक काफी पेचीदा लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करेंगे, विवाह की अमान्यता यानी नलिटी ऑफ मैरिज। बिल्कुल, ये एक ऐसा एरिया है जहां काफी कंफ्यूजन रहता है अक्सर। हाँ, और ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स और खास तौर पर जो लोग जुडिशरी एग्जामिनेशंस की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अक्सर हम सुनते हैं कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, जन्म जन्मांतर का बंधन। लेकिन कानून की दुनिया थोड़ी अलग है। वहां हर रिश्ते की जो वैलिडिटी है वो कुछ शर्तों पर टिकी होती है। हाँ, और यहीं पर नलिटी ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिन्हें कानून शुरू से ही शादी मानता ही नहीं है ना। सही। या कुछ ऐसी जिन्हें बाद में रद्द किया जा सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, खासकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 और 12 के दायरे में। बिल्कुल, सेक्शन 11 और 12 ही इसकी बुनियाद हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नलिटी ऑफ मैरिज है क्या, मतलब आसान शब्दों में अगर समझे तो। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब है एक सक्षम अदालत, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट का ये फैसला कि दो लोगों के बीच जो शादी हुई या दिख रही है वो कानूनी तौर पर कभी हुई ही नहीं थी। ये सिर्फ एक घोषणा है, एक डिक्लेरेशन कि शादी का कानूनी वजूद, लीगल एग्जिस्टेंस था ही नहीं। अच्छा, तो ये तलाक मतलब डिवोर्स से बिल्कुल अलग हुआ, क्योंकि तलाक तो एक मान्य शादी को खत्म करता है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है। तलाक एक लीगली वैलिड शादी को खत्म करता है, जबकि नलिटी की डिक्री कहती है कि ये शादी तो शुरू से ही, मतलब कानून की नजर में, थी ही नहीं। इट स्ट्राइक्स एट द वेरी रूट ऑफ द मैरिज। समझ गई। तो कानून किन आधारों पर कहता है कि शादी हुई नहीं? यहीं पर शायद धारा 11 और 12 काम आती है। हाँ बिल्कुल, ये दो धाराएं ही इस पूरे मामले की कह सकते हैं जड़ हैं। सेक्शन 11 उन शादियों की बात करती है जो शून्य यानी वॉइड होती हैं, और सेक्शन 12 उन शादियों की जो शून्य करणीय मतलब वॉइडेबल होती हैं। वॉइड और वॉइडेबल, ठीक है। हाँ। ये प्रावधान एक तरह से बैलेंस बनाते हैं, मतलब शादी की पवित्रता, सैंक्टिटी को बचाते हुए ये भी पक्का करते हैं कि जो रिश्ते बुनियादी कानूनी या नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जाकर बने हैं उन्हें कानूनी मान्यता ना मिले। तो पहले धारा 11 को देखते हैं, वॉइड मैरिजेस यानी शून्य विवाह। कौन सी शादियां इस कैटेगरी में आती हैं? ये कब होता है? देखिए, धारा 11 कहती है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के बाद हुई कोई भी शादी शुरू से ही शून्य यानी वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी अगर वो धारा 5 की 3 शर्तों का उल्लंघन करती है। 3 शर्तें कौन सी? पहली, सबसे आम, द्विविवाह। मतलब अगर शादी के वक्त दोनों में से किसी का पति या पत्नी जिंदा है और उससे कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है। अच्छा। सेक्शन 5 क्लॉज आए। अच्छा, मतलब एक समय पर एक ही कानूनी जीवन साथी। सीधी सी बात है। दूसरा, प्रतिषिद्ध नातेदारी, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मतलब अगर दोनों पक्ष ऐसी रिश्तेदारी में हैं जिसमें शादी करना मना है, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी वगैरह। सेक्शन 5 क्लॉज 4। हाँ, इसमें एक छूट है कि अगर कोई मजबूत रिवाज या प्रथा, कस्टम और यूसेज इसकी इजाजत देती है तो बात अलग है। ओके। और तीसरा है सपिंड संबंध, सेक्शन 5 क्लॉज वी। अच्छा। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के सपिंड हैं, यानी एक कॉमन पूर्वज से जुड़े हैं एक तय सीमा के अंदर, यहां भी वो रिवाज या प्रथा वाली छूट लागू होती है। अगर कस्टम इजाजत दे तो सपिंड शादी भी मान्य हो सकती है। ठीक है। और ये जो आपने कहा वॉइड अब इनिशियो मतलब आरंभ से ही शून्य, इसका असल मतलब क्या हुआ? क्या इसे रद्द करवाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती? टेक्निकली अगर देखें तो जरूरत नहीं होती। कानून की नजर में ये शादी कभी हुई ही नहीं, इसका कोई लीगल स्टेटस होता ही नहीं है। लेकिन सोचिए, प्रैक्टिकल दुनिया की नजर में तो वो पति पत्नी की तरह रह रहे हो सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए प्रैक्टिकल तौर पर कानूनी स्पष्टता, लीगल क्लैरिटी पाने के लिए, या फिर विरासत, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए लोग अक्सर कोर्ट जाकर धारा 11 के तहत नलिटी की डिग्री ले लेते हैं। इससे बस सब कुछ लीगली साफ हो जाता है, रिकॉर्ड पर आ जाता है। तो इसका असर क्या होता है फिर पार्टियों पर? अगर शादी शून्य है तो उनके आपसी अधिकार और कर्तव्य मतलब कुछ नहीं? जैसा कहा, कानूनी तौर पर वो पति पत्नी थे ही नहीं, तो उनके बीच पति पत्नी वाले कोई अधिकार या दायित्व, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस
पैदा ही नहीं होते। हम्म। उनका साथ रहना कानून की नज़र में बस साथ रहना है, वैवाहिक संबंध नहीं। हाँ, सुनने में ये थोड़ा कठोर लग सकता है। हाँ, ये तो काफी कठोर लगता है, खासकर अगर उस रिश्ते से बच्चे हों। उन बच्चों का क्या होता है? क्या उन्हें नाजायज इलेजिटिमेट मान लिया जाता है? नहीं, यहीं पर कानून का कह सकते हैं मानवीय चेहरा सामने आता है। और ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। What's fascinating here is हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16, सेक्शन 16, ये धारा कहती है कि भले ही शादी धारा 11 के तहत शून्य हो या फिर धारा 12 के तहत शून्य करणीय हो और बाद में रद्द कर दी जाए, उस शादी से पैदा हुए बच्चे धर्मज यानी लेजिटिमेट माने जाएंगे। उन्हें नाजायज नहीं कहा जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में हक मिलेगा? हाँ, उन्हें अपने माता पिता की जो निजी संपत्ति है, सेपरेट प्रॉपर्टी, उसमें विरासत का हक मिलेगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, उन्हें संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति मतलब को-पार्सनरी प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा। को-पार्सनरी प्रॉपर्टी, अच्छा, वो पुश्तैनी संपत्ति जिसमें जन्म से अधिकार मिलता है? हाँ, वही। तो धारा 16 बच्चों को सामाजिक कलंक से बचाती है और उन्हें उनके माता पिता की अर्जित या निजी संपत्ति का वारिस बनाती है, पर पुश्तैनी संपत्ति पर उनका दावा नहीं बनता। और तुलसा बनाम दुर्गटिया 2008 केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि बच्चों की लेजिटिमेसी बनी रहेगी, चाहे शादी शून्य ही क्यों ना हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बचाव है बच्चों के लिए। क्या शून्य विवाह पर कोई और लैंडमार्क केस है जिसने स्थिति और साफ की हो, जैसे वो यमुनाबाई अनंतराव अधव वाला मामला आपने शायद सुना हो? हाँ, बिल्कुल। श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव 1988 केस बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर पहली पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी शून्य है, वॉइड है। और ऐसी दूसरी पत्नी जो जानबूझकर या अनजाने में ऐसी शादी करती है, वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण, मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि कानूनी तौर पर वो पत्नी है ही नहीं। ओहो, ये फैसला तो काफी विवादित भी रहा होगा, क्योंकि कई बार महिलाओं को धोखे से दूसरी शादी में फंसाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि बाद के कुछ कानूनों और फैसलों ने, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ने ऐसी महिलाओं को कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की है। उन्हें डोमेस्टिक रिलेशनशिप के आधार पर कुछ अधिकार दिए हैं। हाँ, ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल लगता है। कानून को सिद्धांतों पर भी टिके रहना है और मानवीय पहलू भी देखना है। शायद ए यूसुफ रॉथर बनाम सोवरम्मा 1971 में भी यही कहा गया था कि इन नियमों का मकसद सामाजिक नैतिकता, पब्लिक मोरालिटी बचाना और अव्यवस्था रोकना है। सही कहा आपने। उस केस में केरल हाई कोर्ट ने यही रेखांकित किया था कि बिगैमी या इंसेस्टियस रिलेशंस, प्रतिषिद्ध नातेदारी में संबंध को रोकने के लिए ये कड़े प्रावधान जरूरी हैं, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो ये तो हुई शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिजेस की बात। अब आते हैं धारा 12 पर, शून्य करणीय विवाह यानी वॉइडेबल मैरिजेस। ये शून्य विवाह से कैसे अलग है? वॉइडेबल मैरिज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऐसी शादी है जो शुरू में तो वैलिड होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी खामी होती है जिसके आधार पर पीड़ित पक्ष, अग्रीव्ड पार्टी, चाहे तो कोर्ट जाकर उसे अनुल करवा सकता है। अच्छा, शुरू में वैलिड? हाँ, जब तक कोर्ट उसे रद्द नहीं करती तब तक वो पूरी तरह मान्य रहती है, लीगली इफेक्टिव रहती है। ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है। ये पीड़ित पक्ष के विकल्प, उसके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि वो उसे जारी रखना चाहता है या रद्द करवाना। तो वो कौन सी खामियां या आधार हैं, ग्राउंड्स हैं जिन पर शादी को वॉइडेबल बनाया जा सकता है? धारा 12 में 4 मुख्य आधार दिए गए हैं। पहला, नपुंसकता, इम्पोर्टेंस। अगर प्रतिवादी रिस्पोंडेंट की नपुंसकता के कारण शादी का कॉन्सुमेशन यानी संभोग नहीं हो पाया है, नॉन कॉन्सुमेशन ड्यू टू इम्पोर्टेंस। दूसरा, सहमति में कपट या बल, फ्रॉड और फोर्स। अगर याचिकाकर्ता पिटिशनर की सहमति जबरदस्ती, फोर्स से ली गई हो या धोखे, फ्रॉड से ली गई हो। और ये धोखा शादी के रीति रिवाज की प्रकृति, नेचर ऑफ सेरेमनी के बारे में हो सकता है, या फिर प्रतिवादी से जुड़े किसी भौतिक तथ्य, मटीरियल फैक्ट कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट के बारे में। अच्छा, मटीरियल फैक्ट, इस पर थोड़ा और बताइए। हाँ, बताता हूँ। तीसरा आधार है शादी के समय पत्नी का गर्भवती होना, प्री मैरिटल प्रेगनेंसी। अगर शादी के समय पत्नी पति के अलावा किसी और व्यक्ति से गर्भवती थी
और पति को इस बात का शादी के समय पता नहीं था। ओके। और चौथा, जो अब काफी हद तक अप्रासंगिक हो गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम के बाद, वो था अभिभावक की सहमति, गार्जियंस कंसेंट। पुराने कानून के तहत अगर नाबालिग की शादी में अभिभावक की सहमति जबरदस्ती या धोखे से ली गई हो, पर अब ये उतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं फ्रॉड वाले पॉइंट पर। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। किस तरह का धोखा मटेरियल फैक्ट माना जाएगा? क्या हर छोटी मोटी बात छुपाना इसमें आ सकता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है और कोर्ट्स ने इसे स्पष्ट किया है। देखिए, हर झूठ फ्रॉड नहीं होता। इस कॉन्टेक्स्ट में आनंद कुमार बनाम सुनीता 1992 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि धोखा ऐसी भौतिक बातों, मटेरियल फैक्ट से जुड़ा होना चाहिए जो शादी के फैसले पर गहरा असर डालती हो। जैसे कोई गंभीर लाइलाज बीमारी छिपाना, या बांझपन स्टेरिलिटी छिपाना, या पागलपन इंसैनिटी छिपाना। मतलब ऐसी बातें जो अगर पता होती तो शायद याचिकाकर्ता शादी के लिए हाँ ही ना कहता। अच्छा। रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें या खूबसूरती के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताना, या सैलरी थोड़ी ज्यादा बता देना, ये सब आमतौर पर इस दायरे में नहीं आते। और सिंह बनाम सिंह 1971 का जिक्र भी आता है शायद। हाँ, उस केस में कहा गया था कि सिर्फ शादी के बाद की निराशा, डिसअपॉइंटमेंट या उम्मीदें पूरी ना होना, ये अपने आप में फ्रॉड या कोर्जन का सबूत नहीं है। इसे साबित करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, याचिकाकर्ता पर है। समझ गए। और नपुंसकता वाले आधार का क्या? क्या सिर्फ ये कहना काफी है कि शादी कंज्यूमेट नहीं हुई? नहीं, सिर्फ इतना काफी नहीं है। श्रीमती राज बनाम श्रीमती प्रेम 1984 केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ नॉन कॉन्ज्यूमेशन साबित करना काफी नहीं है। याचिकाकर्ता को यह भी साबित करना होगा कि ये नॉन कॉन्ज्यूमेशन प्रतिवादी की नपुंसकता, इम्पोर्टेंस की वजह से हुआ। ठीक है, तो अगर कोर्ट शादी को वॉइडेबल मानकर रद्द कर देती है, अनल कर देती है, तो उसका असर क्या होता है? क्या वो भी शुरू से शून्य मानी जाती है, जैसे वॉइड मैरिज? नहीं, यही फर्क है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जब वॉइडेबल मैरिज को रद्द किया जाता है तो वो डिक्री की तारीख से शून्य होती है, न कि शादी की तारीख से। वॉइड फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। अच्छा, रेट्रोएक्टिव नहीं होता? नहीं, इसका रेट्रोएक्टिव इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब डिक्री से पहले तक शादी कानूनी तौर पर मान्य थी। उस दौरान अगर बच्चे पैदा हुए तो वो धारा 16 के तहत लेजिटिमेट माने जाएंगे, और अगर कोई अधिकार या दायित्व जैसे मेंटेनेंस वगैरह उस दौरान बने थे, वो भी डिक्री तक मान्य रहते हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों वॉइड और वॉइडेबल के बीच का सार क्या निकला? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो मेन पॉइंट्स ये हैं। वॉइड मैरिज, शून्य विवाह, कानून की नजर में कभी हुई ही नहीं, शुरू से ही अमान्य, वॉइड एब इनिशियो। इसे रद्द करवाने के लिए तकनीकी रूप से डिक्री जरूरी नहीं, पर व्यवहार में ली जाती है क्लैरिटी के लिए। इसका असर सब पर होता है, कोई भी इसे पॉइंट आउट कर सकता है। वॉइडेबल मैरिज, शून्य करणीय विवाह, शुरू में वैध होती है, लेकिन पीड़ित पक्ष चाहे तो कोर्ट से इसे रद्द करवा सकता है। रद्द होने पर डिक्री की तारीख से शून्य होती है, और यह अधिकार सिर्फ पीड़ित पक्ष के पास होता है, कोई और नहीं। जैसे आपका उदाहरण लें, अगर क ने ख से शादी की जबकि क की पहली पत्नी जीवित थी, तो वो वॉइड है, शुरू से ही शून्य। सही। लेकिन अगर ख ने क से शादी की क्योंकि क ने धोखे से अपनी कोई गंभीर बीमारी छुपाई थी, तो वो वॉइडेबल है। अब ख की मर्जी है कि वो कोर्ट जाए या नहीं। अगर जाती है और कोर्ट रद्द कर देती है तो डिक्री के दिन से शादी खत्म। बिल्कुल सटीक उदाहरण, एकदम सही समझा आपने। अच्छा, जब कोर्ट नलिटी की डिक्री दे देती है, चाहे वॉइड हो या वॉइडेबल मामले में, तो पार्टियों का स्टेटस क्या हो जाता है? और इन मामलों में अदालतों का रवैया, जुडिशियल अप्रोच कैसा रहा है? क्या वो सख्ती से सिर्फ कानून देखती है या कुछ और भी? डिक्री के बाद वो कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं रहते, उनका वैवाहिक स्टेटस खत्म हो जाता है। वे दोबारा शादी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जहां तक अदालतों के रवैये की बात है, वो काफी संतुलित रहा है, मैं कहूंगा। एक तरफ वो धारा 11 और 12 के प्रावधानों को लागू करके शादी की संस्था की सैंक्टिटी ऑफ मैरिज की रक्षा करती हैं, धोखाधड़ी और द्विविवाह को रोकती हैं। दूसरी तरफ उन्होंने मानवीय पहलू, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को भी नजरअंदाज नहीं किया है। जैसे कि आपने बताया, बच्चों की लेजिटिमेसी को बचाना धारा 16 के जरिए, और शायद उन महिलाओं के प्रति भी नरमी बरती गई है जो अनजाने में शून्य विवाह में फंस गई। हाँ, बिल्कुल। कई मामलों में कोर्ट्स ने ऐसी महिलाओं के लिए सहानुभूति दिखाई है जिन्हें धोखे से या बिना जानकारी के शून्य विवाह में धकेल दिया गया।
जैसा मैंने पहले कहा, CRPC 125 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे कानूनों के तहत उन्हें कुछ राहत दिलाने की कोशिश की गई है, भले ही शादी तकनीकी रूप से शून्य थी। अदालतें न्याय, जस्टिस और समानता, इक्विटी के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करती हैं, सिर्फ कानून के अक्षरशः पालन पर ही नहीं अटकती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हिंदू कानून में नलिटी का ये प्रावधान आखिर क्या हासिल करना चाहता है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 11 और 12 जो हैं, वो पारंपरिक मान्यताओं, ट्रेडिशनल वैल्यूज और आधुनिक कानूनी ज़रूरतों, मॉडर्न लीगल नेसेसिटीज़ के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस साधने की कोशिश है। ये सुनिश्चित करती हैं कि जो विवाह बुनियादी शर्तों को पूरा नहीं करते या जिनमें सहमति ही दूषित है, विटिएटेड कंसेंट है, उन्हें कानूनी मान्यता ना मिले। यानी ये कानून शादी की स्थिरता चाहता है। बिल्कुल, लेकिन अवैधता या अन्याय की कीमत पर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही जैसा हमने देखा, ये निर्दोष बच्चों और कुछ हद तक पीड़ित महिलाओं की रक्षा करके एक मानवीय चेहरा भी दिखाता है। तो इसे विवाह संस्था को कमजोर करने वाले प्रावधान की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक तरह से उसे शुद्ध करने वाले, प्यूरिफाई करने वाले मैकेनिज्म की तरह देखना चाहिए, जो ये पक्का करता है कि केवल वही रिश्ते कानूनी मान्यता पाएं जो वैधता, लीगैलिटी और निष्पक्षता, फेयरनेस के पैमाने पर खरे उतरते हैं। बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक चर्चा रही। उम्मीद है हमारे दर्शकों को, खासकर लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल एग्जाम एस्पिरेंट्स को, नलिटी ऑफ मैरिज का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये एक जरूरी विषय है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस विषय पर आधारित मॉडल उत्तरों, मॉडल आंसर्स और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जाते जाते एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह आम हो रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि विवाह की वैधता और अमान्यता के ये नियम भविष्य में और विकसित होंगे या शायद इनकी प्रासंगिकता कम हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।